Everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and we are discussing in this lecture series PT 360 Economics Current Affairs. So let's start discussing our topic. Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 यानी 2002 में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और इसको जो है मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग का लिटरल मीनिंग आप कह सकते हो पैसों की धुलाई या पैसे की धुलाई। पैसों की धुलाई का मतलब ये है कि जो भी मनी आप जो है लीगल मीन्स से कमाते हैं या कमाता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं या ड्रग ट्रैफिकिंग से होता है, ठीक है, उसको लीगल टेंडर में बदलना या इसको वाइट करना। मतलब ऐसा ना लगे कि वो इलीगल तरीके से कमाया गया है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे तरीके होते हैं। लाइक आप जैसे मॉरिशस के साथ जो व्यापार इंडिया का होता है, जो उसमें राउंड ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट है। राउंड ट्रिपिंग मतलब इंडिया में जो पैसा कमाया जाता है उसको वापस मॉरिशस में ले आकर के मॉरिशस से फिर इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि दोहरा कराधान है दोनों देशों के बीच में। तो यहाँ पे मॉरिशस में जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स नहीं लगता है, इंडिया में लगता है। तो इसलिए जो है इंडिया के ही पैसे को मॉरिशस से ले आकर के, और जो उसमें काफ़ी ब्लैक मनी भी होते हैं, ब्लैक मनी होती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है जैसे वाइट कॉलर जो टाइप का जो कॉन्सेप्ट है कि पैसे को जो है लीगल बना देना। तो इस एक्ट के तहत जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जो कॉन्फिस्केशन ऑफ जो मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी जनरेट होती है उस प्रॉपर्टी को कुर्क करना या कॉन्फिस्केट करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इट इम्पोजेस ऑब्लिगेशंस ऑन बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएटरीज टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। मतलब ये जो है ना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर अपने ग्राहकों की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको वेरीफाई करने के लिए ऑब्लिगेशंस डालता है। और ये it maintains records and furnish information in prescribed form to Financial Intelligence Unit, FIUINDA के लिए जो है मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और इंफॉर्मेशन को भी सही करके रखता है। जो भी ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया 2004। It provides quality financial intelligence for safeguarding financial system। जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना उसको प्रोटेक्ट करके ये क्वालिटी मतलब गुणवत्तापूर्वक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम प्रोवाइड कराता है। बुद्धिमत्ता से भरा हुआ एक फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड कराता है, जो किससे प्रोटेक्ट करता है इसको? मनी लॉन्ड्रिंग से, ठीक है। टेरर फाइनेंसिंग इज ऑल्सो ए ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, और जो अन्य आर्थिक क्राइम्स कह सकते हो आप, उससे जो है फाइनेंशियल सिस्टम की रक्षा करता है। एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये एक स्वतंत्र निकाय है। और डायरेक्टली जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC को रिपोर्ट करता है, जिसका हेड जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर होता है। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है 2004, ठीक है, ये फाइनेंशियल सिस्टम की रक्षा करता है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है आजकल, सुना होगा आपने भी। तो ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जांच एजेंसी है, ठीक है। मतलब इसको विशेषज्ञ बनाया गया है इसी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत
फाइनेंस मिनिस्ट्री के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और ये इट इन्फोर्सेस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पेमा in 1999 and certain provisions under the PMLA. And it undertakes survey, search, seizure, arrest, prosecution, actions against offender of PMLA. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और जो PMLA है, ठीक है, मनी लॉ PMLA जो अभी यहाँ पे हमने देखा था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत जो है ये जो भी ऑफेंसेस हैं उसकी जांच करता है और सर्वे करता है, सर्च करते हैं, सीजर्स करते हैं। अभी हाल ही में कुछ जो है सेलिब्रिटीज़ के वहाँ पे भी इस तरीके की घटनाएं हुई, ईडी ने जांच किया। प्रोजेक्ट इनसाइट क्या है? व्हाट इज़ प्रोजेक्ट इनसाइट? यह एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर जो है विभाग का इनिशिएटिव है और ये डेटा माइनिंग, कलेक्शन, कोलेशन, प्रोसेसिंग, ये ऐसी सूचनाओं का इसमें हेल्प करता है। एंड फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टू वाइडन एंड डीपन टैक्स बेस, जो टैक्स बेस है, जो कर आधार है, उसका विस्तार करने के लिए, ठीक है, और उसको और गहरा बनाने के लिए, ठीक, जो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है उसको करते हैं और डेटा माइनिंग, कलेक्शन के माध्यम से, कोलेशन के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से, और ये जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो बड़े ऊंचे मूल्यों के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कॉप करते हैं और ब्लैक मनी का सर्कुलेशन, मतलब उसका आवाजाही को भी कंट्रोल करते हैं। इट विल इम्प्लीमेंट फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट को ये इम्प्लीमेंट करेगा एंड कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स CRS को भी ये रिपोर्ट करेगा। फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट FATCA IGA, इंडिया एंड US साइंड IGA टू इम्प्लीमेंट FATCA। ये इंडिया और US ने IGA साइन किया था, ठीक है। इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट शामिल किया गया था। इंटरगवर्नमेंटल का मतलब है अंतर सरकारी समझौता, यानी एक सरकार की दूसरे सरकार के साथ समझौते को IGA बोलते हैं और ये US और इंडिया ने साइन किया था। ये फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट को लागू करने के लिए, ताकि जो है टैक्स के मैटर्स पे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से FTCA जो है, US टैक्स पेयर्स जो होते हैं, जो अन्य देशों में US के टैक्स पेयर्स होते हैं, उनके जो है इंफॉर्मेशंस जो है, उनके अकाउंट्स पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। तो ये है आपका काम उसका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट का। अब हम नेक्स्ट जो है एक टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे भी हम कुछ करंट अफेयर्स और कुछ टर्म्स एंड को डिस्कस करने वाले हैं। बैंकिंग लाइसेंस क्या होता है? बैंकिंग लाइसेंस अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेवोल्यूशन 1949 में जो बैंकिंग रेवोल्यूशन आया था उसके अकॉर्डिंग, नो कंपनी इन इंडिया शैल कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस इशूड इन द दैट बिहाफ बाय RBI। अब कोई भी कंपनी जो है बैंकिंग का काम नहीं कर सकती है जब तक उसके पास RBI के द्वारा दिए जाने वाला एक क्या नहीं हो, सर्टिफिकेट नहीं, लाइसेंस नहीं हो। तो RBI ही लाइसेंस इशू करेगी किसी भी बैंक को, तो वो बिजनेस कर सकता है, बैंकिंग का बिजनेस पर्टिकुलरली। और सजेशंस चेंजेस बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ग्रुप IWG, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस में बी अलाउड एज प्रमोटर्स ऑफ द बैंक। जो बड़े कारोबारी हैं और औद्योगिक घराने हैं, उनको यह अनुमति दी जा सकती है कि वो बैंक्स को प्रमोट करें। लार्ज NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंसेस विथ एन एसेट ऑफ 50,000 करोड़ के संपत्ति के साथ एंड एबव, और उससे अधिक जिनकी संपत्ति हो, मे बी कंसिडर्ड फॉर द कन्वर्जन इनटू बैंक्स। उनको जो है बैंक में बदलने के लिए विचार किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। लार्ज NBFCs विथ एन एसेट ऑफ RS 50,000, 50 करोड़ तक के एसेट की जो लार्ज NBFCs हैं
और या उससे ऊपर की जो उससे ज़्यादा की होल्ड करने वाली NBFCs हैं, उनको बैंक में बदला जा सकता है। और जो अदर चेंजेस हैं, अन्य जो परिवर्तन हुए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक कैन कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में बदले जा सकते हैं पेमेंट्स बैंक को। एंड कैपिंग ऑफ बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन एनी न्यू एग्जिस्टिंग एंटिटीज टू 20%। कैपिंग ऑफ बैंक्स इन्वेस्टमेंट, किसी भी जो नई इकाई है उसमें बैंकिंग बैंक्स के इन्वेस्टमेंट को 20% पे रोका गया है, कैप किया गया है उनको, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है, ये जो है इट रिप्लेसेस बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस जब संसद जो है का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से कोई भी कानून बना सकता है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। तो ये ऑर्डिनेंस लाया गया था बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड, ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया अब रेगुलेशन के माध्यम से, मतलब संसद में बाकायदा कानून बनाया गया इस पर। और ये जो है डिपोजिटर्स ऑफ द बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स, जो सहकारी बैंक्स होते हैं उनके डिपोजिटर्स होते हैं उनको और RBI को सशक्त बनाता है टू रेगुलेट बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो सहकारी समाज है उसमें बैंकिंग की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एम्पावर्ड करता है या सशक्त बनाता है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? ये ऐसे फाइनेंशियल एंटिटीज होते हैं, इकाइयाँ होती हैं जो कोऑपरेटिव बेसिस पर होती है। यानी एक कोऑपरेटिव का मतलब होता है मतलब सहयोग के माध्यम से सहकारी होती हैं और उनके मेंबर्स से बिलोंग करती हैं, यानी कई लोग मिल करके जो है इसको चलाते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। कोऑपरेट का मतलब आप कोऑपरेट से समझो, ठीक है। कोऑपरेटिव का मतलब इसके कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं इस बैंक के। एंड दिस मीन्स दैट कस्टमर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक आर आल्सो इट्स ओनर। यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं ना वो भी इसके ऑनर्स माने जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मतलब अपना पैसा जमा करते हो बैंक में तो दैट इज़ ए काइंड ऑफ शेयर, वो उसको इन्वेस्ट किया जाता है कहीं पे, फिर उससे जो बेनिफिट मिलता है वो आपको वापस इंटरेस्ट के रूप में वापस किया जाता है। तो एक तरीके से कोऑपरेटिव बैंक भी इसी इसी कॉन्सेप्ट पे है, और जो इसके ऑनर्स होते हैं वो उसके कस्टमर्स जो होते हैं उसके ऑनर्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, एक अर्बन और एक रूरल, ठीक है। फीचर्स ऑफ एक्ट, issuance of shares and securities by cooperative banks to its members or any other persons residing within this area of operation will be subject to prior approval of the RBI. Power to exempt cooperative banks. RBI may exempt a cooperative bank or a class of cooperative banks from certain provisions of the Act through notification. मतलब RBI नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ बैंक्स को इसके क्लॉज से और इसके जो नियम है उससे अलग कर सकती है। और जो बोर्ड डायरेक्टर हैं उनको दबाना, उनका सप्रेशन, और ये काम जो है RBI कर सकती है, ठीक है। जो ये एक किसी ऐसे बैंक में भी कर सकती है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, और ये जो है अप टू 5 ईयर्स के लिए ऐसा कुछ परिस्थितियों में, निश्चित परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। कुछ निश्चित परिस्थितियों में 5 सालों तक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को RBI के द्वारा सप्रेस्ड किया जा सकता है। और इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट, RBI will suppress board and directors after consulting with the concerned state। मतलब उस राज्य से जो है बातचीत करके ही उनको सप्रेस्ड किया जाएगा। और ये एक्ट जो है इस बात की अनुमति देता है कि सेंट्रल बैंक को यह अनुमति देता है कि वो एक ऐसी स्कीम लेके आए जो रिकंस्ट्रक्शन और अमलगेशन, या अमलगेशन का मतलब होता है एक ही में सारा चीज़ें मिक्स कर देना, अमलगेशन का मतलब होता है, ठीक है। तो ऐसी एक पॉलिसी लेकर के आई ये एक्ट, इसको सेंट्रल बैंक को इसलिए एम्पावर्ड करता है। एंड ऑफ ए बैंक विदाउट प्लेसिंग इन अंडर मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप
ने कहीं से लोन लिया है, अभी जो आपदा आ गई थी कोविड-19 की, ठीक है, जैसे आपने 2 महीने का लोन लिया है किसी कंपनी से, किसी बैंक से, सॉरी, तो मोरेटोरियम का मतलब होता है कि आप इसको, जो कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, तो ये जो टर्म्स है कि आप 2 टर्म्स में एक को पे करना है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3-4 महीने के लिए। तो इसमें बस आपको इंटरेस्ट भरना होगा, बाकी आपका बैंक जो है आप बाद में लोन चुका दो उसको, ठीक है। और इट इफ सेंट्रल बैंक इम्पोजेज मोरेटोरियम ऑन ए बैंक, ये जो है एक ऐसे रिकंस्ट्रक्शन और अमगलेशन की को एम्पावर करता है, जो हमने बात किया था कि उस वो कैसे होगा, वो किसके आधार पे होगा, तो वो उसके आधार यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑफ ए बैंक विदाउट प्लेसिंग इट मोरेटोरियम, इफ सेंट्रल बैंक इम्पोजेस मोरेटोरियम ऑन बैंक, लेंडर कैन नॉट ग्रांट एनी लोन्स और मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग द मोरेटोरियम टेन्योर। मोरेटोरियम टेन्योर के अंतर्गत जो है लेंडर्स कोई भी ग्रांट्स या लोन्स या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो मोरेटोरियम जो हमने बात किया उसके अंतर्गत एक्सक्लूजन कुछ इससे मतलब अपवाद भी हैं। एक डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ निश्चित जो है सहकारी सोसाइटीज हैं उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। इसमें है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी PSCS, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टेज बैंक, ठीक है, एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन द एक्ट। अब देखो यहाँ पे RRBs की बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं? ये जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड रीजनली बेस्ड रूरल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं। RRB एक्ट 1976, RRB एक्ट 1976, RRB एक्ट 1976 के तहत इनका गठन किया गया था, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो ग्रामीण समाज है, अर्थव्यवस्था है उसमें। और इट वॉज सेटअप एज स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्य के द्वारा स्पॉन्सर्ड, रीजनल आधारित, ठीक है। एंड इट वॉज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप्स। नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप कार्यकारी समूह, नरसिम्हा कार्यकारी समूह 1975 याद रखना है आपको, उसके रिकमेंडेशंस पे इसका गठन किया गया था। और ये RBI के द्वारा विनियमित किए जाते हैं, रेगुलेटेड किए जाते हैं, और नाबार्ड के द्वारा इनका पर्यवेक्षण होता है या सुपरविजन होता है। और ये जो है सेंटर और जो संबंधित राज्य है उसके साथ उनके द्वारा उनका स्वामित्व ज्वाइंटली होल्ड किया जाता है, मतलब ज्वाइंट स्वामित्व होता है इनका, या स्पॉन्सर्स बैंक भी होता है उसमें, ठीक है। विथ इश्यूड कैपिटल शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ 50%। कैपिटल शेयर जो होते हैं वो प्रोपोर्शन, आई एम सो सॉरी, ये प्रोपोर्शन की बात हो रही है। सेंटर का प्रोपोर्शन 50% होता है और कंसर्न स्टेट का 15%, और जो स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं उनका 35% का शेयर होता है इस बैंक में। और इसी से जो है इनके ये ज्वाइंट स्वामित्व में आ जाता है, ज्वाइंट ओन बैंक हो जाता है सेंटर, कंसर्न स्टेट और स्पॉन्सर्ड बैंक का। RRB मैंडेट क्या है? क्या RRB के काम एक तरीके से आप कह सकते हो, टू सर्व क्रेडिट नीड्स ऑफ, जो उधार या साख की जरूरत जो पड़ती है किसकी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को, और जो है कृषक मजदूरों को, और सामाजिक का और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं उनके जो क्रेडिट्स की यानी साख की, या उनको जो साख की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है ये, ठीक है। और इसका काम यह भी है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के को बनाने के लिए जो गतिविधियां हैं उनको प्रमोट करके जो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है उसको कंट्रोल करें, ठीक है। ये ऐसे मेजर्स को भी डेवलप करना है इनको जो रूरल डिपॉजिट्स को अर्बन एरियाज की तरफ आउटफ्लो होने से रोक सकें, मतलब जो रूरल में जमा पूंजी है वो
बाहर की तरफ अर्बन एरियाज में ना जाए, ऐसे उनको उपाय करने हैं और उनको रोकने हैं। इशू फेस बाय आरबीआई। आरबीआई किन किन तरीके के मतलब चैलेंजेस फेस करता है? एक तो इनएडेक्वेट फाइनेंस, अपर्याप्त मतलब वित्त इनके पास होता है। हाई ओवरड्यूज, मतलब ओवरड्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग लाइक जो जो इनके लेनदार होते हैं उनसे जो चुकाया नहीं जाता है। पुअर लोन रिकवरी, काफ़ी कम मतलब काफ़ी ख़राब लोन रिकवरी होती है, लोन्स को रिकवर नहीं कर पाते हैं सही से। एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी की कमी होती है। प्रोसीड्यूरल रिजिडिटीज, मतलब जो प्रक्रियागत एक तरीके से कठिनाइयाँ हैं वो भी इसमें आती हैं। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में क्यों आया था ये? आरबीआई अलाउड आरआरबी टू एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज तक पहुंच के लिए आरबीआई ने आरआरबीज को अलाउ कर दिया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, कॉल और नोटिस मनी मार्केट, इनको अलाउ कर दिया। ये जो है हम अभी देखते हैं आगे क्या होते हैं। एट प्रेजेंट आरबीआई आर नॉट परमिटेड टू एक्सेस लिक्विडिटी विंडोज ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई को तरलता के लिए विंडोज बनाए गए जहाँ से तरलता के लिए उस वहाँ तक जो है आरआरबीज को पहुँचने के लिए परमिशन नहीं है। एज वेल एज कॉल और नोटिस मार्केट, और कॉल और नोटिस मार्केट पे भी नहीं जाना है। ठीक है, हम देखते हैं इन टर्म्स को आगे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF क्या है? ये जो है मौद्रिक नीति में इसका प्रयोग किया जाता है, जो बैंकों को रीपर्चेज एग्रीमेंट यानी रेपो के माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कोलेटरल होते हैं उसके लिए पैसे लेने के लिए बाध्य मतलब सक्षम बनाते हैं। which enables banks to borrow money through repurchase agreements against collateral of the government securities। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसके कोलेट्रल पर जो है रीपर्चेज एग्रीमेंट्स के माध्यम से पैसा उठाने के लिए इनको सक्षम बनाती है। और जो LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, और इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ और बैंक्स भी शामिल हैं, जो रिवर्स रेपो कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग करके आरबीआई को मतलब देते हैं, लेंड करते हैं आरबीआई को। इट इंक्लूड्स स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बैंक टू लेंड टू आरबीआई यूजिंग रिवर्स रेपो कॉन्ट्रैक्ट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? ये जो है काफ़ी कम समय के लिए, अगर आप उधार लेनदारियाँ होती हैं, लेन देन होता है काफ़ी कम समय के लिए, तो वो ये उसके लिए होता है। और कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ये होता है। ये आरबीआई के द्वारा इसको लाया गया था, जो है जो ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए जो लैंडिंग रेट्स था, ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स होते थे, सॉरी, उनके वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, उनकी वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए लाया गया था उसको इंटरबैंक मार्केट में। इट इज़ टू इनेबल स्मूथ मॉनेटरी ट्रांसमिशन इन फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो है जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय व्यवस्था है, उसमें एक स्मूथ मॉनेटरियल ट्रांसमिशन को लेकर के आएगा। जो MSF है वो रेट जनरली होता है किससे? हायर देन रेपो रेट। ये याद रखने वाली चीज़ है कि MSF जो है रेपो रेट से हायर होता है, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड हायर देन
रेपो। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? It increases lending of banks towards few specified sectors and activities in economy. इसके फीचर्स क्या है? आपने समझ लिया। अगर इट इंक्रीजेज lending ऑफ बैंक्स towards few specified sectors and activities in economy, जो बैंक्स की लेंडिंग होती है यानी कि उधार देने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको कुछ विशेष क्षेत्रों की तरफ और कुछ जो है विशेष एक्टिविटीज में की तरफ मोड़ने से संबंध है इसका, जो अर्थव्यवस्था में होते हैं। और इसके फीचर्स और मेथडोलॉजीज क्या हैं? इसके फीचर्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज एज पर डायरेक्टिव्स issued by Department of Banking Regulation of RBI from time to time. Priority sector guidelines do not lay down any preferential rates of interest for priority sectors loan. ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर्स गाइडलाइंस जो है किसी भी प्रकार का एक प्रेफरेंशियल या वरीयता प्राप्त दर जो है ब्याज की नहीं रखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए। और जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स हैं उसके प्रोविजंस जो होते हैं अप्लाई सभी वो कमर्शियल बैंक्स पे होते हैं, जिसमें जिसमें इसके जो शामिल हैं वो है आरआरबी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, आरआरबी स्मॉल एसएफबी कहते हैं इसको, लोकल एरिया बैंक एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, local area banks and primary urban cooperatives bank, other than salary earners bank license to operate in India by RBI. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं? अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो बहुत सारे एसएफबीज थे वो अपना खुद का आईपीओज इशू करने पर विचार कर रहे हैं। आईपीओज क्या होते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होती हैं? जब कोई कंपनी नई नई मार्केट में आती है, लाइक अभी उसका गठन हुआ है, कंपनी बनाई गई है अभी, ठीक है, तो वो इन्वेस्टर्स से पैसा लेने के लिए इनिशियल जो शेयर्स जारी करती है उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स बोलते हैं। नई कंपनीज जो है शेयर इशूज करती है। तो जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स हैं ये भी सोच रहे हैं कि हम भी अपना शेयर जारी करते हैं। सॉरी। और ये जो है प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के लिए रखे जाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो भी सोसाइटी में जो भी सेक्टर्स क्षेत्र हैं, समाज के जो भी क्षेत्र हैं, इन सबको जो है फाइनेंस से जोड़ा जाए, सबके पास अपना बैंक खाता हो, ठीक है, सबके पास मॉनेटरी हो, मतलब पैसा हो, आ रहा हो, इस तरीके से फाइनेंशियली उनको एक मतलब उनका इंटीग्रेशन करना है। और ये जो एसएफबीज हैं ये प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे बिना किसी भी रिस्ट्रिक्शन से, किसी भी मतलब इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो उनका संचालन का क्षेत्र होगा वहाँ पे किसी भी प्रकार के बाधा के बिना वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करेंगे, आरबीआई और लोकल एरिया बैंक्स के जैसे नहीं। और ये जो है बेसिक बैंकिंग सर्विस दे सकती हैं, जैसे कि जो अनबैंक्ड सेक्शन है, जो बैंक से जुड़ा हुआ सेक्शन नहीं है, उससे जो है पैसे जमा करवाना और उसको उधार देना, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हो गए, माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेज हो गए, ठीक है, इनको पैसा जमा करवाना इनसे और इनसे पैसा लेना, मतलब ये काम जो है ये बैंक्स कर सकते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज, और जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, इकाइयाँ, निकाय हैं, उनसे भी ये, ठीक है, एक तरीके से बैंकिंग का काम कर सकते हैं ये उनके साथ। सम ऑफ ऑपरेशनल एस एफ बीज इन इंडिया इंक्लूड्स, ये कुछ एस एफ बीज हैं, उज्जीवन एस एफ बी,
जनलक्ष्मी, SFB आदि, मतलब ये कुछ जो है SFCs हैं, SFBs हैं। और ये नचिकेता मोर कमेटी जो बनाई गई थी RBI की, उसके द्वारा इनको प्रपोज किया गया था। नचिकेता मोर कमेटी RBI की जो आई थी, उसके द्वारा इनको प्रपोज किया गया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है RRBI से ही जुड़ा हुआ है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी हम इस क्लास में बस इतना ही डिस्कस करते हैं, इस लेक्चर में, सॉरी। एंड फॉर नेक्स्ट lecture we will discuss the rest of the topics. So thank you so much.